हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में हमारा है रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे आज से, जो स्टार्ट करेंगे आज से वीडियो, और यूनिट 4 पे होगा बेस्ड। और यूनिट 4 आपका है रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम और रोलिंग लोड की। तो रोलिंग लोड और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लिए सबसे पहले जो है हमको समझना पड़ेगा कि रोलिंग लोड क्या होता है। ठीक है, रोलिंग लोड के बारे में पहले समझना पड़ेगा, और रोलिंग लोड का पैटर्न देखना पड़ेगा, उसका बिहेवियर जो अक्रॉस द बीम या अक्रॉस द जो स्ट्रक्चर आएगा उसका देखना पड़ेगा। उसके बाद से तब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पे आएंगे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ILD। ठीक है, इसको ILD भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे रोलिंग लोड पे। व्हाट इज रोलिंग लोड? तो अपार्ट फ्रॉम द अदर लोड, सेल्फ वेट एंड द स्टेशनरी लाइव लोड, द स्ट्रक्चर में बी सब्जेक्टेड आल्सो रोलिंग लोड। ठीक है, तो रोलिंग लोड जो है हमारा क्या है कि रोलिंग लोड में बी द टाइप ऑफ सिंगल व्हील लोड, या पेयर ऑफ व्हील लोड, या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो रोलिंग लोड क्या है हमारा? रोलिंग लोड may be in the form of single wheel load, सिंगल व्हील लोड। उसके बाद आप लिख सकते हो पेयर ऑफ आर, इसको लिख सकते हो कि नंबर्स ऑफ व्हील लोड, नंबर्स ऑफ व्हील लोड आर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये तो हमारा ये रोलिंग लोड था। पहले रोलिंग लोड समझते हैं, तब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पे आएंगे। तो सबसे पहले रोलिंग लोड हमने क्या बताया? रोलिंग लोड होता है मे बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल व्हील लोड, मल्टी व्हील लोड, आर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक, ये हो गया हमारा। तो हमने क्या बताया कि रोलिंग लोड क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ वेट इन द स्ट्रक्चर आर द स्टेशनरी लाइव लोड, द स्ट्रक्चर में बी आल्सो सब्जेक्टेड टू द रोलिंग लोड। ठीक है, और रोलिंग लोड जो होता है ये कहाँ पड़ता है? रोलिंग लोड ज्यादातर जो पड़ता है हमारा जो हमारा ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस एंड गाइडर्स में बी सब्जेक्टेड टू रोलिंग लोड। ठीक है, रोलिंग लोड पे जो हमारा ब्रिज और गाइडर होते हैं वो सब्जेक्टेड हो सकते हैं, सब्जेक्टेड टू रोलिंग लोड। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया रोलिंग लोड। जैसे कि आपकी जैसे पुल पे जैसे ट्रेन जा रही है, पुल से ट्रेन जा रही है, या तो कार जा रही है, या तो आदमी चल रहे हैं, या तो जानवर जा रहे हैं। तो क्या होता है कि कोई मान लीजिए हमारा एक पुल है, कोई हमारा एक ब्रिज है। ठीक है, इस पे कोई कोई कुछ भी जा रहा है, मान लीजिए कुछ एक डब्लू लोड कुछ भी जा रहा है। तो ये लोड इधर से मान लीजिए इस साइड में जा रहा है, तो यहाँ डब्लू है, ये चला गया इधर, फिर ये जा रहा है इधर, तो ये मूव करता रह रहा है। मूविंग लोड है या रोलिंग लोड है। ठीक है, ये एक जगह कांस्टेंट नहीं है, मूव करता रह रहा है। ठीक है, और ये चलता जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, इस पूरे इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चलता जाता है। यह तो होता है सिंगल कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि
दो पेयर एक साथ, दो दो कंसंट्रेटेड लोड एक साथ जा रहा है किसी दूरी पे, ठीक है। तो अभी उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, एक एक टाइप बता देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट की, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड, इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड। सबसे पहले इसकी इफेक्ट की बात कर लेते हैं, इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो दो इफेक्ट होते हैं इसमें। एक इसका होता है जो डायनामिक इफेक्ट, जो डायनामिक इफेक्ट होता है, जैसे एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है किसी ब्रिज पे, तो किसी ब्रिज के एक पॉइंट पे क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है। किसके, वो इतनी तेजी से आती है और गुजर जाती है, तो उसके डायनामिक इफेक्ट से क्या होना है, वाइब्रेशन होने लगता है। और वाइब्रेशन के साथ साथ इसमें क्या होता है, शॉक, सडन शॉक होते हैं, सडन शॉक भी आते हैं किसी पॉइंट पे, सडन शॉक आते हैं, क्योंकि अचानक से ट्रेन आएगी, अचानक से किसी पॉइंट पे शॉक लगेगा, फिर वो निकल जाएगी, अलग अलग पॉइंट पे शॉक देते हुए निकल जाती है, तो डायनामिक इफेक्ट होता है। तो डायनामिक इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन शॉक होता है, और जब बार बार मल्टीपल शॉक्स आते हैं, जैसे कंटिन्यूअसली जब शॉक्स आते लगते हैं, लगातार ट्रेन अगर आ रही है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मानिए ये कोई ब्रिज था हमारा, ये हमारा कोई ब्रिज था, इसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट हम मान लीजिए ए कोई पॉइंट है, इस पे बार ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ शॉक लगा, उसके बाद ट्रेन चली गई, फिर 5 मिनट बाद फिर एक ट्रेन आई होगी कोई, कुछ मान लो एक ट्रेन का वो है, अगर पुल है ये रेलवे का, तो फिर इसी पे एक बार फिर शॉक मिला, इसको मल्टीपल शॉक मिल रहे हैं, बार बार जैसे ट्रेन आ रही है, बार बार यहाँ ये पॉइंट बार बार शॉक ये वो कर रहा है, फील कर रहा है। तो जब बार बार शॉक फील करता है, तो मल्टीपल शॉक या कंटिन्यूसली शॉक के केस में क्या होता है कि फैटिग आता है। तो फैटिग आता है, तो ये होता है डायनामिक इफेक्ट। तो हमारा जो इफेक्ट होगा रोलिंग लोड का, ये दो तरह का होगा। पहला होता है डायनामिक इफेक्ट, डायनामिक इफेक्ट डायनामिक इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड में lead to shocks, vibration and और क्या होगा, फटीग, फटीग ऑन द ब्रिज गर्डर, bridge girders at any point of its on its span, on its span, इसके स्पैन के किसी भी पॉइंट पे जो होगा हमारा डायनामिक इफेक्ट पड़ेगा रोलिंग लोड का, वो क्या होगा, शॉक, वाइब्रेशन या फैटिग, ठीक है। ये तो पहला हो गया। और आपका दूसरा वाला है जो, अब दूसरा बात पहले कर लेते हैं फिर लिखते हैं इसको। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस चेंज इन स्टैटिक इफेक्ट। जैसे मान लीजिए चेंज हो रहा है उसका, जैसे यहाँ पे यहाँ कोई एक मान लीजिए स्पैन था ए बी, ए और बी स्पैन था, तो देखें पहले डब्ल्यू यहाँ लगा, फिर ये डब्ल्यू चला गया यहाँ पे कहीं, जा रहा है डब्ल्यू, रुका तो है नहीं, रोलिंग है, जा रहा, मान लीजिए डब्ल्यू एन रहा था, फिर डब्ल्यू एन यहाँ पहुँच गया, फिर डब्ल्यू एन वन थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया। तो जो है W1 जो है बार बार अपना जगह बदल रहा है, बार बार जो है W1 पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता जा रहा है। तो क्या है ये है चेंज इन इफेक्ट ऑफ द रोलिंग लोड। अब इसका इफेक्ट चेंज होगा ना, जैसे कि अगर आप मान लीजिए हम बेंडिंग मोमेंट, सिंपल बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें इसकी वजह से, तो आपको पता है कि अगर हम कहीं W अप्लाई कर लेते हैं, कहीं हम अगर W अप्लाई करते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बेंडिंग मोमेंट कितना होगा और कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो आप सिंपल बोलते हो, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम आप सिंपल बना देते हो, ऐसे क्या होगा कि ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है,
और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, वो हो रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो कहते हो कि ए डिस्टेंस पे, अगर स्मॉल ए डिस्टेंस पे अगर लोड एक्ट कर रहा था तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप बताते हो वो कहते हो कि वो होगा सपोर्ट ए से स्मॉल ए डिस्टेंस पे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। लेकिन तब होगा जब ये W1 वहीं पे लगा ही रहे और वहां से जाए ना कहीं। लेकिन क्या है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है इसमें, ये W1 यहाँ से कहीं और चला गया, तो यहाँ से ये और चला गया, अब W1 यहाँ से हट गया, अब W1 2 मिनट बाद पता चले W1 यहाँ पहुंच गया। तो अब क्या करोगे, आपसे मैं पूछूं कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, फिर आप बताओगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे पहुंच गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद W1 पालना यहाँ पहुंच गया, ठीक है, W1 यहाँ पहुंच गया थोड़ी देर बाद, फिर आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको देखा जाएगा वो सेम स्पैन पे ही, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप बोलोगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ये है, ठीक है। तो बार बार जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो लोकेशन है वो बदलता रह रहा है। तो कंटिन्यूअस जो चेंजिंग हो रही है इसके पैरामीटर में स्ट्रेस रिजल्टेंट में, जैसे कंटिन्यूअस चेंजिंग इन स्ट्रेस, अब मैं बता रहा हूं, तो दूसरा है हमारा वो क्या है, कंटिन्यूअस चेंज इन स्टैटिक इफेक्ट, ठीक है, अपॉन द स्ट्रक्चर। ये किसकी वजह से हो रहा है हमारा, ये हो रहा है कंटिन्यूअस चेंज स्टैटिक इफेक्ट अपॉन द स्ट्रक्चर, ये हो रहा है बार बार लोड बदलने से। मैं यहां लिख रहा हूं कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टैटिक इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो रहा है। तो स्ट्रेस रिजल्टेंट जो है, स्ट्रेस रिजल्टेंट में कंटिन्यूअसली चेंज, दैट इज, जैसे कि बार बार देख रहे हो कि स्ट्रेस रिजल्टेंट चेंज हो रहा है। स्ट्रेस रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, W लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स, ये किसका रिजल्टेंट है, स्ट्रेस का रिजल्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इससे है हम स्ट्रेस पता लगाते हैं, जैसा कि आप पहले ही देखे होंगे कि स्ट्रेस हम इसी से पता लगाते हैं। तो बार बार देख रहे हो कि बेंडिंग मोमेंट बदलता जा रहा है, जैसे जैसे W सरक रहा है वैसे वैसे W यहाँ था बेंडिंग मोमेंट यहाँ मैक्सिमम हुआ, W जा रहा है यहाँ पे तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ मैक्सिमम हुआ, W यहाँ पे पहुंच गया तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ मैक्सिमम हो रहा है। तो बार बार जो है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमारी मैक्सिमम बदलती जा रही, मतलब अगर मैं कह दूं कि पैरामीटर भी बदलता जा रहा है। अभी किसी ए डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम था, तो मान लीजिए W यहाँ पहुंच गया, तो देखो कि उसी ए डिस्टेंस पे जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ इतना हो रहा है, ठीक है, कम हो गया। अब वो ये जैसे जैसे W खत्म हो जाएगा वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट भी इसमें आना बंद हो जाएगा, तो मोमेंट आने बंद हो जाएंगे, तो मतलब स्ट्रेस रिजल्टेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वही मैं बात बता रहा हूं कि कंटिन्यूअसली चेंज, दैट इज बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट किसी भी उसमें गर्डर में, उसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कंटिन्यूअसली चेंज with respect to changing load location anywhere in span। तो ये क्या हुआ, दो इफेक्ट आए। पहला इफेक्ट क्या था, डायनामिक इफेक्ट जो हुआ रोलिंग लोड का, ये क्या हुआ डायनामिक इफेक्ट से कि कोई चीज अचानक से आ रही है और चल जा रही है, आ रही है और जा रही है, आ रही है जा रही है, उससे क्या हुआ कि उससे हुआ शॉक, वाइब्रेशन एंड फैटिग। दूसरा क्या हुआ, कंटिन्यूअसली चेंज ऑफ द स्टैटिक इफेक्ट अपॉन द स्ट्रक्चर। तो ये क्या हुआ, स्ट्रेस रिजल्टेंट में कंटिन्यूअसली चेंज या वेरी इन द लोड लोकेशन एनीवेयर इन स्पैन। तो कंटिन्यूअसली वेरी, जैसे बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, जैसे आप देख रहे हो बेंडिंग मोमेंट का एक सिंपल सा एग्जांपल बताया कि बेंडिंग मोमेंट कैसे चेंज होता जा रहा है लोड के जैसे जैसे अपने
लोकेशन जैसे जैसे लोड का बदल रहा है वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट बदल जा रहा है। सेम उसी तरह शियर फोर्स भी बदल जाएगा, सेम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अगर कोई लग रहा है तो वो भी बदल जाएगा। और भी बहुत सारे स्ट्रेंथ रिजल्टेंट के जो भी पैरामीटर होंगे वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन लोकेशन ऑफ द पॉइंट लोड, ये भी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हमारा इफेक्ट से दो इफेक्ट थे जो पड़ते हैं रोलिंग लोड से। तो देखिए मैं सारी बातें अभी करने वाला हूँ रोलिंग लोड पे, तब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पे आएंगे। पहले रोलिंग लोड आप समझ जाइए, रोलिंग लोड कैसे एनालिसिस करते हैं रोलिंग लोड की ये समझ जाइए, फिर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपके लिए इजी हो जाएगा। तो जो भी बात हम करने वाले हैं वो रोलिंग लोड की ही अभी बात करने वाले हैं पूरी अच्छी तरीके से। ठीक, तो ये हो गया आपका, आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ पूरा। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि जर्नल लोडिंग पैटर्न क्या होगा रोलिंग लोड के एनालिसिस के लिए। रोलिंग लोड के एनालिसिस के लिए पहले जनरल लोडिंग पैटर्न देख लीजिए। जैसे अभी हमने बात किया था कि कोई सिंगल कंसंट्रेटेड लोड है W1, वो बदलता रह रहा था, तो उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे कि कंसंट्रेटेड लोड, सिंगल कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग थ्रू आउट द स्पैन। तो स्पैन पे एक्ट कर रहा था सिंगल कंसंट्रेटेड लोड, बदलता रह रहा था, एक्टिंग थ्रू आउट ने कह के कि सिंगल कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, ये कहिए सिंगल कंसंट्रेटेड लोड वेयरिंग फ्रॉम फेयरिंग विथ टाइम टू टाइम, जैसे टाइम से बढ़ता रहा, मानो 2 मिनट बाद वो पहुंच गया यहाँ पे पहुंचते हुए निकल गया। ठीक है, तो सिंगल कंसंट्रेटेड लोड। तो उसी तरह मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जनरल लोडिंग पैटर्न फॉर रोलिंग लोड एनालिसिस। जर्नल लोडिंग पैटर्न फॉर रोलिंग लोड एनालिसिस। रोलिंग लोड के एनालिसिस अगर आपको करने वाले हैं आप, तो पहले जनरल लोडिंग कौन कौन से उस पर लग सकते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला है हमारा सिंगल कंसंट्रेटेड सिंगल कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, दूसरा है यूडियल इज लार्जर देन द स्पैन। अभी सबका एग्जाम्पल हम बता देंगे, अच्छे से समझा देंगे। तीसरा है आपका यूडियल इज शॉर्टर देन स्पैन। चौथा है सिंगल हो गया। अब मान लीजिए कि डबल कंसंट्रेटेड लो एक्टिंग अ डिस्टेंस अपार्ट। 5वां है हमारा मल्टीपल
कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग ये चीजें हैं हमारी इतनी। तो मल्टीपल को हम लिख दें ए सीरीज ऑफ कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग अपॉन द स्पैन, और डबल को लिख दें टू कंसंट्रेटेड लोड, इसको ऐसे भी लिख दें टू कंसंट्रेटेड या डबल, दोनों एक ही चीज है। तो ये चीजें 5 चीजें हैं। अब एक एक बात पे हम बात करेंगे, एक एक चर्चा करेंगे एक एक चीजों पे। उसके बाद से हम एक एक के अलग अलग एनालिसिस करेंगे कि सिंगल कंसंट्रेटेड अगर लोड एक्ट करता है तो उस केस में जो है रिएक्शन कैसे वेरी करता है, आरए और आरबी कैसे वेरी करेगा किसी पॉइंट किसी आपके सपोर्ट पे आरए और आरबी सब सपोर्ट रिएक्शन कैसे वेरी करेंगे, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू वेरी ऑफ दैट लोड। उसी तरह यूडीएल लार्जर देन स्पैन हो सकता है, यूडीएल लार्जर स्पैन में हो। तो सबसे पहले हम अलग अलग एक एग्जांपल छोटा छोटा देके सबसे पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि आपका कैसे कैसे होता है, अलग अलग कैसे कैसे एक्ट करता है। तो सबसे पहला करेंगे हम बताएंगे आपको सिंगल कंसंट्रेटेड लोड। तो सिंगल कंसंट्रेटेड लोड जो मान लीजिए एक ए बी स्पैन है और इस पे एक पॉइंट लोड पड़ रहा सिंगल डब्लू, ठीक है। तो डब्लू जो पड़ रहा था हमारा इस पे, वो डब्लू जो है हमारा मानिए एक्स डिस्टेंस पे कहीं है, ठीक है। फिर वो डब्लू वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है कहां से कहां तक करेगा, जीरो से लेकर अगर टोटल लेंथ हमारी एल है, टोटल लेंथ हमारी एल है, तो एक्स वेरी करेगा, एक्स वेरिंग फ्रॉम जीरो टू एल, एनीवेयर बिटवीन जीरो टू एल, ठीक है। एक्स इज वेरिंग फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन जीरो टू एल। तो जीरो टू एल में एक्स कहीं भी वेरी करेगा, मतलब ये डब्लू कहीं भी लग सकता है और ये समय के साथ साथ लगेगा ही, इधर से उधर चला जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं एक जगह, ठीक है। तो ये हमारा ये डब्लू मान लीजिए इधर जा रहा, तो डब्लू यहाँ पहुंच गया, तो एक्स जो होगा यहाँ पहुंच गया एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद डब्लू यहाँ पहुंच गया, तो हम क्या क्या कहा, ये एक्स वेरी कर ही रहा है जीरो टू एल तक, कहीं भी एक्स हो सकता है, एक्स यहाँ होगा, ठीक है। तो ये डब्लू वेरी करने लगा और ये डब्लू वेरी करते करते कहीं निकल गया बाहर, यहाँ से चला गया, इसका इफेक्ट टोटल का टोटल खत्म। तो जब तक ये ए टू बी के बीच में था कहीं भी डब्लू अलग अलग पॉइंट पे था अलग अलग टाइम में, तो उस टाइम जो होगा वो जो हमारा रोलिंग लोड था वो कैसा था, सिंगल कंसंट्रेटेड लोड, ये इस टाइप का था। तो इसमें जो है आर ए आर बी का अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा, उस पर अभी चर्चा बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम खाली अभी आपको जनरल लोडिंग पैटर्न समझा दें फिगर के साथ, उसके बाद हम एक एक बातों पे चर्चा अलग अलग करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था सिंगल कंसंट्रेटेड लोड। अब हम दूसरा आते हैं, कौन सा, यूडीएल इज लॉन्गर देन द स्पैन। दूसरा हमारा है यूडीएल इज लॉन्गर देन द स्पैन। तो यूडीएल इज लॉन्गर देन द स्पैन, जैसे मान लिया एक छोटा सा आपके पास स्पैन है, कोई एक छोटा सा ब्रिज है, रेलवे का ही ब्रिज मान लीजिए छोटा सा है, ये भी है सिंपली सपोर्टेड। अब मानिए कि अब एक ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन का जो लेंथ है वो मान लीजिए इस एल के बड़ा, ये एल जो इसका टोटल स्पैन लेंथ है इससे बड़ा है। तो यूडीएल जो ऐसा काम करेगा, ये यूडीएल काम करेगा, ऐसे मान लीजिए ऐसे यूडीएल काम करेगा, ठीक है। तो यूडीएल ऐसे भी काम कर सकता है और थोड़ी देर बाद भी देखेंगे, मानिए यूडीएल आना इधर चला गया, थोड़ी देर बाद जा रहा है ऐसे, तो यूडीएल ऐसे काम कर रहा है। तो हमारा जो इफेक्ट आएगा आर ए होगा, आर बी होगा, किसी बेंडिंग मोमेंट इसका क्या प्लॉटिंग होगा अलग अलग एक्स के उसमें। तो इस समय तो ये है कि एक्स डिस्टेंस तक पहुंच गया, ये एक तरीका ये है कि पूरे स्पैन पे लग रहा था, ठीक है ना।
तो या तो एक एनालिसिस और इसकी करनी पड़ेगी कि जब ये पूरा का पूरा न लग के कुछ पहले था, जैसे मानिए कि यहाँ था, पूरा नहीं पहुंचा था, तो मानिए कि किसी x डिस्टेंस तक पहुंच गया था, अभी इतना बाकी खाली था, तो इस केस में भी आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे आपको एनालिसिस अलग अलग करना पड़ेगा। जब यूडीएल इज लॉन्गर देन द स्पैन था, तो इसकी एनालिसिस, तो एनालिसिस में मैं बताता हूँ कि करना क्या क्या है। एनालिसिस में आपको क्या करना होगा, एनालिसिस में आपको आर ए आर भी देखना पड़ेगा, सीयर फोर्स देखना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट देखना, अगर कोई हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है तो भी देखना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। देखिए आर ए और आर भी बदलेगा नहीं, बदलेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये W बदल रहा है, W अपना लोकेशन चेंज कर रहा है। और आपको पता है आर ए और आर बी हमेशा जब भी जो भी वैल्यू आते हैं ये फुल्ली डिपेंडेंट आर द लोकेशन वेयर द पॉइंट लोड आर द एनी टाइप ऑफ लोड इज एक्टिंग, ठीक है ना। आर ए और आर बी का जो मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, आर ए आर बी का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, सपोर्ट रिएक्शन डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर टाइप का लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अभी अगर मिड पे W लगा हो तो सिंपल आपको बोल दोगे W/2 सर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ये आप बोल देते हो सिंपली। लेकिन अगर यही मिड पे न लग के इसके जस्ट पास लगा हो आर ए के, तो आप क्या कहते हो, तब आप बोलते हो कि W/2 लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, जैसे इसने अपना लोकेशन चेंज किया वैसे आर ए और आर बी की वैल्यू देखो चेंज हो गई। तो उसी तरह यूडीएल जो हमारा रोलिंग लोड है, रोलिंग लोड हमेशा अपना लोकेशन चेंज करता रहता है। तो जैसे जैसे लोकेशन चेंज करेगा वैसे वैसे आर ए और आर बी की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो एक हमें प्लॉट करना पड़ता है, एक हमें डायग्राम प्लॉट करना होता है पर्टिकुलर आर ए के लिए, कि आर ए कैसे कैसे चेंज होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द लोकेशन ऑफ W, W के लोकेशन से चेंज होते होते आर ए कैसे चेंज होगा। उसी तरह हमें एक आर बी का भी डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा कि विद चेंज द लोकेशन ऑफ W, तो चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द आरबी, ये भी हमें प्लॉट करना पड़ेगा कि आरबी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन लोकेशन ऑफ द दैट W, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अलग अलग बतानी पड़ती हैं, एक ग्राफ से प्लॉट करके बताना पड़ता है, एक डायग्राम प्लॉट करके। तो ये तो हमारा था यूडीएल इज लॉन्गर देन द स्पैन। अब तीसरा हमारा केस था, ये वाला केस है जो ऐसे फिगर होते हैं, ये यूडीएल इज लॉन्गर देन द स्पैन है। तीसरा है UDL is shorter than the span. UDL is shorter than the span। तो मान लीजिए एक कोई स्पैन है AB, तो UDL मान लीजिए लग रहा है ये UDL है, या तो हो सकता है थोड़ी देर बाद आप देखोगे AB, थोड़ी देर बाद ये UDL पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी देर बाद और देखोगे, क्योंकि ये मूविंग लोड है ना, तो मूव कर रहा है तो एक जगह रहेगा नहीं एक समय में। थोड़ी देर बाद आप देखोगे पहुंच गए यहाँ पे कहीं पहुंच गए, फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि पहुंच गए यहाँ, ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो ये जो है ये बदलता रहता है, ये W पर मीटर लेंथ जो होगा, ये यूडीएल की जो इंटेंसिटी है वो वो चेंज नहीं होगी, लेकिन इसका लोकेशन जरूर चेंज होगा। तो लोकेशन चेंज होने की वजह से आर ए और आर बी, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, सबका जो मैग्नीट्यूड है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन लोकेशन ऑफ दैट W वो बदलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जो है हम बात करेंगे, ये तीसरा हो गया हमारा। चौथा क्या था, चौथा हमारा था टू कंसंट्रेटेड लोड acting some distance apart, two concentrated load are acting at some distance apart, कुछ डिस्टेंस की दूरी पे आपस में लग रहा है, ठीक है। तो इसका पहले फिगर में बना देता हूं। मान लो कि ए बी कोई बीम है, तो ये भी हमारा हुआ है स्पैन, ठीक है, ये है ए और ये है बी, ठीक है। कोई लोड है W1 और है W2,
और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मानिए हम डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि z डिस्टेंस है, ठीक है, z डिस्टेंस मान लेते हैं। और यहाँ से जो W1 की जो दूरी थी वो x थी, ठीक है ना। और x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x इज वेरिंग बिटवीन, x कहाँ से कहाँ तक रहेगा 0 to L, एनीवेयर L तक कहीं भी रह सकता है। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे, थोड़ी देर बाद हो सकता है W1 यहाँ पहुँच गया हो, तो W2 उसी z डिस्टेंस की दूरी रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। W2 यहाँ पर लग गए, और ये जो x था ये वेरी कर ही रहा है 0 to L तक, तो x यहाँ पहुँच गया। तो उसी तरह हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसी तरह हम एनालिसिस कर लेते हैं RA RB शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट अलग अलग सेक्शन पे एनालिसिस कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे, थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे तो पता चला W1 यहाँ है, W1 यहाँ है, W2 यहाँ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है Z, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, जहाँ W1 है वो x है, टोटल डिस्टेंस है L। तो ऐसे ये एक्ट करते हैं, तो ठीक है। तो इस केस में हम RA और RB विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल लेते हैं, RA और RB विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। अब जैसे जैसे x कहाँ वेरी करे 0 to L तक, जैसे जैसे W, अब कोई आपसे पूछ ले कि यहाँ से 2 मीटर पे बताइए, 2 मीटर पे अगर W1 लग रहा था और इसके बीच का डिस्टेंस था 3 मीटर, तो आप बताइए RA कितना रहा होगा। तो क्या करोगे आप, सीधा सीधा जो RA के x के रिस्पेक्ट में RA निकाले हो तो क्या करोगे, x की जगह 2 मीटर रख दोगे, तो वहां से आपको तुरंत निकल जाएगा RA कितना RA है, और RB पता लग जाएगा, उसी हिसाब से x के रिस्पेक्ट में दोनों निकाले हुआ। उसी तरह अब आपसे पूछा गया कि ये अब 5 मीटर पे पहुंच गया, बताइए RA कितना होगा, तो x की वैल्यू 5 रख देंगे, RA की वैल्यू पता चल जाएगा। तो RA का जब हम ग्राफ एक प्लॉट करते हैं, एक डायग्राम प्लॉट करते हैं RA के लिए, तो RA के लिए x के रिस्पेक्ट में वो कैसे कैसे अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, अपना ऑर्डिनेट कैसे चेंज करेगा, उस ऑर्डिनेट का हम एक डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, और ऐसे हम प्लॉट करके आपको बता देंगे एक एक करके कैसे करना है, कैसे इक्वेशन बनेगा, उस हिसाब से डायग्राम कैसे प्लॉट करना है, वो सब चीज़ें हम आगे बता देंगे। तो ऐसे अभी तो हम बात कर रहे हैं लोडिंग पैटर्न की, तो लोडिंग पैटर्न ये है, टू कंसंट्रेटेड लोड आर एक्टिंग एट द सम डिस्टेंस अपार्ट, ये था इसका, ये कौन सा था, ये था आपका डी, ठीक है। अब चौथा वाला, पांचवा जो है हमारा ई वाला, अब हम ई वाला बात करेंगे। ए सीरीज ऑफ concentrated load are acting on the spine। अब सीरीज ऑफ कंसंट्रेटेड लोड मतलब कि एक हमारा ए भी कोई बीम है या स्पैन है, ए भी है और यहाँ ए है, ठीक है। तो सीरीज है, लग रहा है W1 भी लग रहा होगा, W2 लग रहा है, W3 लग रहा है, W4 लग रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका, तो ये सीरीज ऑफ कंसंट्रेटेड लोड था ना, कंसंट्रेटेड लोड्स आर एक्टिंग ऑन द स्पैन। तो ये हमारा W1 W2 W3 W4 W5 लग रहा है। जैसे मान लीजिए एक ट्रेलर आती है, मान लीजिए एक ट्रक आता है, या 3-4 ट्रक एक साथ चल रहा है, एक साथ 3-4 ट्रक एक स्पीड में, एक स्पीड में चल रहा है 3-4 ट्रक, तो एक स्पीड में चल रहा है तो क्या होगा, W1 था, W2 एक ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, 4 ट्रक, 5 ट्रक, एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, दोनों से एक उचित दूरी बनाए हुए हैं, और वो पांचों एक साथ अगर पास हो रहे हैं किसी स्पैन से तो क्या होगा, ऐसे ही सीरीज आप कंसंट्रेटिव काम करेगा लोड। और धीरे धीरे देखोगे कि W मान लो W1 यहाँ x दूरी पे था कहीं A से, जैसे थोड़ी टाइम बाद आप देखोगे, मानिए W1 पहुंच गया यहाँ पे कहीं, तो उसी के रिस्पेक्ट में बाकी भी आगे निकल गए होंगे। ये x वेरी कर रहा है ना 0 to L तक, तो x हो गया, W2 यहाँ हो गया, W3 कहीं यहाँ होगा, W4 कहीं बाहर पहुंच गया, तो W5 कहीं बाहर पहुंच गया, ठीक है। तो इसकी एनालिसिस ऐसे हम करते रहते हैं, ठीक है, ये इसकी एनालिसिस ऐसे हम करते हैं। तो ये 5 तरह का लोडिंग पैटर्न था जो रोलिंग लोड के फॉर्म में होते हैं, तो ये हमने चर्चा किया और इसका फिगर के साथ हमने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे ये काम करते हैं। अब जो है
एक एक पे बात हम करेंगे, एक एक लोडिंग पैटर्न पे हम बात करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चीजें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है सिंगल कंसंट्रेटेड लोड, मिटा देता हूं पूरा। हम बात करते हैं पहला जो है फर्स्ट सिंगल कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है, सिंगल कंसंट्रेटेड लोड। सबसे पहले फिगर हम बनाते हैं, एक सिंपल सा फिगर, ए है, ये होगा आर ए, ये बी है, ध्यान से इसको समझिएगा। और मान लीजिए कहीं डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू कहीं एक्ट कर रहा है डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो है एक्स, किसी एक्स डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, और टोटल जो डिस्टेंस इसकी है वो कैपिटल एल, ठीक है। ये आपका मैंने फिगर बना दिया। अब इस पर जो आर ए और आर बी निकालना है सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा आपको आर ए और आर बी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इन द टर्म ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में आर ए आर बी निकालना है, ठीक है। तो जहां भी डब्ल्यू पहुंच जाएगा सिंपल सा बना लोगे, उसके बाद आर ए और आर बी का ऑर्डिनेट बना लेंगे, ठीक है। तो ये आर ए और आर बी हम एनालिसिस कर लेंगे। फिर एनालिसिस करेंगे शियर फोर्स की, कि शियर फोर्स, अब मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ होगा और मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स कहाँ होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कहाँ होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की एनालिसिस कर लेंगे। तो ये फिगर आप बनाइए, और उसके बाद से अब हम बताते हैं आपको, इसमें जो है सबसे पहला काम है, आप ये लिख लीजिए कि साइन कन्वेंशन, सबसे पहला काम लिखिए साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स और साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, दोनों चीज के लिए आप साइन कन्वेंशन लिख लीजिए। ये आपका है एक्स एक्स, कोई सेक्शन है एक्स एक्स, ये इसका है लेफ्ट पार्ट और ये इसका है राइट पार्ट। तो जनरल जो साइन कन्वेंशन है हमारा, तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का मैं ये साइन कन्वेंशन बना दे रहा हूं, पॉजिटिव शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। ये हमारा है शियर फोर्स के लिए किसी एक्स एक्स का, और ये हमारा है ये हमारा है, इसको ना ऐसे ना बना के ऐसे बना देता हूं, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट के लिए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये मोमेंट हम लग रहा, ये शियर फोर्स के लिए है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर पॉजिटिव शियर फोर्स, और ये है फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ये साइन कन्वेंशन है कि अगर किसी भी सेक्शन के एनालिसिस कर रहे हो, किसी एक्स एक्स सेक्शन के एनालिसिस कर रहे हो, तो एक्स सेक्शन के एनालिसिस में अगर पॉजिटिव शियर फोर्स आपको कंसीडर करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो आपके जो लेफ्ट साइड में जो टोटल जो लोड का वो होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए। जैसे शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एनीवेयर आइदर बाय द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन और द राइट साइड ऑफ द सेक्शन, शियर फोर्स यही होता है ना। तो शियर फोर्स का जो अलजेब्रिक सम आना चाहिए, तो अलजेब्रिक सम जो शियर फोर्स का होना चाहिए, उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अगर पॉजिटिव शियर फोर्स है तो लेफ्ट साइड के अगर सारे शियर फोर्स, सारे लोड को जोड़ोगे, ऊपर और नीचे दोनों जोड़ोगे, तो जो उसका रिजल्टेंट आना चाहिए या उसका जो एडिशन आना चाहिए, वो एडिशन आना चाहिए आपका अपवर्ड। तो अपवर्ड अगर आया लेफ्ट साइड में, तो इसके मतलब पॉजिटिव शियर फोर्स उस साइड है। उसी तरह राइट साइड में सारे शियर फोर्स को आप जोड़ लीजिए। अगर जो है हमारा, जैसे कि एक एग्जांपल भी मैं दे के बताऊंगा आपको,
मानिए कि ये आपका रिएक्शन है आर ए आर बी, मान लीजिए निकाल लिया आपने रिएक्शन 20 किलो न्यूटन और यहाँ भी निकाल लिया 20 किलो न्यूटन, ठीक है। और आपने जो है यहाँ निकाला 20 किलो न्यूटन और यहाँ आपने लिखा 20 किलो न्यूटन, ठीक है। ये डिस्टेंस पे लग रहा था, ये भी ए डिस्टेंस पे लग रहा था, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ आपके पास था। अब मैं आपसे कह दूं कि आपको शियर फोर्स निकालना है किसी सेक्शन का, मतलब यहाँ पे सेक्शन, इस सेक्शन सी का शियर फोर्स निकालना है। तो सेक्शन सी का शियर फोर्स क्या होगा? सेक्शन सी का शियर फोर्स जो होगा वो क्या होगा? वो अगर इधर से ले लो, अगर मानिए ये 30 रहता, सपोज करिए ये 30 होता और ये 20 होता, सपोज करिए ये 30 होता, ये 20 होता, और मैं कह दूं कि सी पॉइंट पे शियर फोर्स आपको निकालना है, सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे शियर फोर्स, मान लीजिए ये इधर भी ऐसी तरह रहता, ये मानिए हम, मैं इसको आप बस इमेजिन करिए, ये मान लीजिए 50 किलो न्यूटन रहता, ये 50 किलो न्यूटन रहता, ठीक है, और ये 20 किलो न्यूटन, ये 30 किलो न्यूटन, ये 20 किलो न्यूटन, ऐसे रहता। और मैं कहता हूँ कि सी पॉइंट पे आपको शियर फोर्स निकालना है। तो सी पॉइंट पे शियर फोर्स क्या होता? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर लेफ्ट साइड ऑफ द पोर्शन और द राइट साइड ऑफ द पोर्शन। तो शियर फोर्स shear force at C is given by the algebraic sum of the left portion। तो लेफ्ट पोर्शन का टोटल algebraic sum ही उस पर्टिकुलर पॉइंट का shear force होगा। या तो कह सकते हैं कि algebraic sum of the right portion, यही algebraic sum of the all the forces of the right portion will be the value of the shear force at point C। तो दोनों साइड में किसी एक को आप जोड़ लीजिए तो वही अलजेब्रिक सम आता है शियर फोर्स। तो मानिए इधर का हम जोड़ते हैं, मान लीजिए लेफ्ट पोर्शन की बात करते हैं, तो लेफ्ट पोर्शन आ गया, लेफ्ट की बात। तो लेफ्ट पोर्शन में आप देखोगे कि ऊपर मैं मिटा देता हूं, फिलहाल ऊपर ना मिटा के, मैं तो कहीं मिटाने लायक नहीं है। देखिए ये है आपका 50, अलजेब्रिक सम जोड़ रहे हैं, मान लीजिए इसको माइनस लेके चले, किसी एक को माइनस लीजिए, किसी एक को प्लस लीजिए, अभी आप अपने सहूलियत के लिए। तो मानिए हमने इसको लिखा कि जो अपवर्ड है उसको हमने कहा माइनस, तो माइनस का 50, और ये डाउनवर्ड है ये वाला, डाउनवर्ड को पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव कितना है 20, तो -50 + 20 कितना आ गया? -50 + 20 आ गया -30, -30 आ गया आपका शियर फोर्स। कहाँ का? सी का शियर फोर्स -30 आया। अब माइनस अभी आपको ये नहीं बताएगा कि माइनस निगेटिव शियर फोर्स है, माइनस बस आप जो अज्यूम किए थे, माइनस को आपने क्या अज्यूम किया था? माइनस को आपने अज्यूम किया था कि वो क्या है, वो अपवर्ड है। इसके मतलब जो वैल्यू आई वो क्या आई? वो आई अपवर्ड। अपवर्ड वैल्यू आई कितनी? 30 किलो न्यूटन की। अब जो 30 किलो न्यूटन शियर फोर्स हमारा आ गया वो पॉइंट सी पे, वो कैसा है? उसका नेचर है अपवर्ड। अपवर्ड शियर फोर्स 30 किलो न्यूटन का। तो जो अगर आपको मैं कह दूं कि ये जो साइन कन्वेंशन का ये जो बनाया हूं, इसको आपको चेक करना है कि वेदर द शियर फोर्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये अपवर्ड है, किस तरफ का अपवर्ड था? आपने किस तरफ का देखा है? लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड अपवर्ड आया, जो भी आपके आंसर आया लेफ्ट साइड अपवर्ड आया। अब इसी में आप देखिए कि लेफ्ट साइड का अपवर्ड को क्या बोलते हो? तो लेफ्ट साइड के अपवर्ड को क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव। तो इसके मतलब ये जो शियर फोर्स है ये पॉजिटिव शियर फोर्स है, पॉजिटिव शियर फोर्स, ठीक है, ये पॉजिटिव शियर फोर्स है, ठीक है। अगर इन केस ये 20 न होके 100 रहता, 20 न होके ये 100 रहता, अब देखते हैं कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। ऊपर मिटा देता हूं, फिर फिगर बना लूंगा। अब ये हो गया 100 किलो न्यूटन और ये है 50 किलो न्यूटन, ठीक है। अब पूछ रहा हूँ सी पॉइंट पे बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं कि आप सी पॉइंट पे आप इधर का टोटल जोड़ लीजिए, लोड ऊपर नीचे का जोड़ घटा लीजिए, या तो इधर का। तो हम इधर का कर लेते हैं, लेफ्ट वाला अपने तरफ का देखा। तो लेफ्ट साइड में करेंगे तो क्या होगा? ये 50 है, ये 100 है, दोनों को जोड़ना घटाना है। तो जो भी आप करिए, इसको चाहे माइनस मानिए चाहे इसको माइनस मानिए। मैं इस बार माइनस इसको मान रहा हूँ कि डाउनवर्ड को माइनस, मैंने कहा डाउनवर्ड माइनस है, -50 है। और तो अपवर्ड को क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे, 50
डाउनवर्ड जो था 100 था, डाउनवर्ड 100 था, और अपवर्ड था हमारा 50, उसको मानेंगे पॉजिटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, अपवर्ड हमारा पॉजिटिव। तो कितना आ गया, -100 में +50 करेंगे तो कितना आएगा, -50 आ गया। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने माइनस को क्या मान लिया था, डाउनवर्ड को आपने माइनस मान लिया था। इसके मतलब जो भी वैल्यू आई ये कैसी आई, ये वैल्यू आई है डाउनवर्ड। किधर का डाउनवर्ड, आपने इधर देखा था, मतलब ये जो वैल्यू है ये किस साइड का है, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का आपका वैल्यू आया डाउनवर्ड। अब यहाँ चेक करिए, यहाँ चेक करिए कि पॉजिटिव शियर फोर्स आया, नेगेटिव शियर फोर्स आया। देखिए पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए लेफ्ट साइड का अपवर्ड होना चाहिए, लेकिन आया क्या आंसर आपका, डाउनवर्ड आया। इसके मतलब कैसा शियर फोर्स है, निगेटिव शियर फोर्स है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया वो निगेटिव शियर फोर्स का आया। अगर पॉजिटिव आना था तो आपका लेफ्ट साइड का अपवर्ड आना चाहिए था, आपका डाउनवर्ड आया। तो अपना जो आंसर आया वो आया है कैसा, वो आया है निगेटिव शियर फोर्स, ये आ गया। उसी तरह अगर मान लीजिए, तो ये निगेटिव शियर फोर्स हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए इसी सी पॉइंट पे इधर से देखते हैं, अगर ये वैल्यू पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता, अगर ये वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती, तो ये जो सी पर जो शियर फोर्स आता, वो शियर फोर्स सी पे इधर से भी उतना ही आता जितना इधर से आया 50 का इधर से भी आना था। चूंकि हमने एक अज्यूम किया है, ऐसे ही एट रैंडम डेटा लिया है, तो एट रैंडम डेटा से तो सी पर वैल्यू आएगी नहीं सेम। लेकिन आपको मैं बस ये बताना चाहता था कि पॉजिटिव शियर फोर्स और निगेटिव शियर फोर्स आप कैसे पता करोगे। अब मान लीजिए इधर का देख लिया जाए, इधर का भूल जाइए क्या डेटा था, भूल जाइए उसको डेटा, क्योंकि डेटा फिर आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप कहोगे कि शियर फोर्स एक ही पॉइंट पे कैसे अलग अलग आ सकता है। तो अभी हम मान रहे हैं कि राइट साइड से देखा जाए, तो राइट साइड में सी पॉइंट पे देखना है राइट साइड से। तो राइट साइड में टोटल लोड कौन कौन सा है, एक 30 है और एक 20 है। लेकिन देख रहे हो 30 लग रहा है नीचे से, तो नीचे से एक लग रहा है, एक ऊपर से लग रहा है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि इसको प्लस करना है किसको माइनस। इसको माने मैं प्लस मान लेता हूँ, इसको माने माइनस। तो क्या आ गया, प्लस का कितना आ गया, 10 आ गया, प्लस का 10 आया। तो प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस रिप्रेजेंट करता है कि ये डाउनवर्ड है, मतलब कि ये जो वैल्यू आई वो डाउनवर्ड आई। अब किधर की आई, राइट साइड, राइट हमने कंसीडर किया था ना, राइट की डाउनवर्ड आ गई। राइट का डाउनवर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फिगर में आपको देखोगे तो राइट का डाउनवर्ड मतलब, राइट का डाउनवर्ड मतलब क्या है, पॉजिटिव। मतलब ये जो वैल्यू आई है ये आई है पॉजिटिव शियर फोर्स, ठीक है। लेकिन आनी चाहिए थी, अगर देखा जाए तो, अगर इधर का भी देखोगे तो आनी चाहिए थी माइनस का, निगेटिव शियर फोर्स आनी चाहिए थी, वैल्यू और आनी चाहिए थी 50 का, लेकिन आया है कितना, आया है 10। तो क्योंकि ये वैल्यू हमने ऐसे एट रैंडम सेलेक्ट कर रखा था। तो ये तो था हमारा साइन कन्वेंशन यूज कैसे करना है आपको, ठीक है। अब जो है, अब हम फिर से आते हैं, साइन कन्वेंशन आपका हो गया। अब हम आते हैं, फिगर बना देते हैं फिर से, ए बी आर ए आर बी डब्ल्यू कहीं लग रहा है किसी एक्स डिस्टेंस पे, टोटल जो डिस्टेंस है इसका वो एल है, ठीक है। ये आपका फिगर है। अब पहला वाला सिंगल था ना, सिंगल कंसंट्रेटेड लोड। अब जो है हमें एक एक आर ए आर बी निकालना है एक एक करके। तो आपको किसी सेक्शन पे, किसी सेक्शन एक्स कोई एक सेक्शन लेना पड़ेगा, किसी एक सेक्शन जिसका डिस्टेंस यहाँ से m डिस्टेंस है, जो आपने सेलेक्ट किया है m डिस्टेंस। ये जो x था वो आपने सेलेक्ट नहीं किया है, वो w लग ही रहा है वहीं पे, w वहीं लग रहा है x डिस्टेंस पे। लेकिन जो आपने एक सेक्शन माना है, x एक सेक्शन माना जो m डिस्टेंस पे है, अब उसी की एनालिसिस करनी है कि m पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगर किसी x डिस्टेंस पे w लग रहा है, तो हमने किसी m डिस्टेंस पे हम निकालेंगे कि क्या क्या शियर फोर्स होगा, क्या बेंडिंग मोमेंट होगा वहां पे, और क्या आर ए और आर बी की वैल्यू क्या होगी अगर w लग रहा है किसी x पे, ठीक है। किसी x पे w लग रहा है तो किसी m पॉइंट पे मैं कह दूं कि कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और w 4 मीटर की दूरी पे लेफ्ट से लग रहा है, तो मैं कह दूं 6 मीटर की दूरी पे क्या क्या होने वाला है,
तो वही चीज यहाँ पे भी है कि 4 मीटर की दूरी पे कोई 10 किलो न्यूटन का लोड रख रहा, हम 6 मीटर की दूरी पे देख रहे हैं क्या क्या चीजें होंगी, यही सिंपल सी बात है। तो यह m जो है किसी m पॉइंट पे हम देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली m पॉइंट पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो m दो तरीके से हो सकता है। m देखो, एक हो सकता है m, देखो x वैरी कहाँ तक कर रहा है, m x वैरी कर रहा है 0 टू l, m हो सकता है बिटवीन 0 टू x, m कहाँ हो सकता है, अगर इस सेक्शन को जस्ट लेफ्ट टू द लोड की जस्ट अगर लेफ्ट में कहीं कंसीडर करोगे तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी 0 से x के बीच में कहीं ना, अगर जैसे लेफ्ट में, और m जैसे ही सेक्शन को हम जस्ट इसके राइट मानेंगे, वैसे जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हमारी m की वैल्यू होगी x से लेकर l तक, ठीक है। m की जो वैल्यू होगी वो होगी x से स्टार्ट करेगी और l तक होगी, ठीक है ना, ये होगी m की वैल्यू। तो अलग अलग अभी देखते हैं फिलहाल। तो आप लिखोगे कंसीडर अ सिंपली सपोर्टेड बीम a एंड b, ठीक है, एंड लोड एक्टिंग a single concentrated load W is acting from the distance x, ठीक है, and considering a section x at the distance m from the support a, ठीक है। ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद से हम अब RA और RB देखते हैं कि क्या क्या होगा इसमें, RA और RB। तो जो हमारा ये सिंपल सा हमको दिख रहा होगा RA, तो RA तो हम पहले क्या कर लें, समीशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0 लिख लें। तो वहां से जो है RA क्या होगा, RA इंटू एल माइनस W इंटू, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी L माइनस एक्स, ठीक है, W इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। RA इज इक्वल टू क्या हो गया आपके हिसाब से, RA इज इक्वल टू हो गया W L माइनस एक्स अपॉन एल, ये हो गया RA की वैल्यू, ठीक है। सो एज टू RB के लिए क्या करोगे, समीशन ऑफ MA इज इक्वल टू 0, एक साइड 0 लिखोगे तो RB इंटू एल माइनस W इंटू क्या, ये डिस्टेंस x, W इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये है ना, W इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से RB इज इक्वल टू आ गया हमारा W x बाई एल, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब RA और RB को आपको लेके देखना है क्या हो रहा, RA और RB। तो पहले ऑर्डिनेट लिखता हूं, फॉर प्लॉटिंग एन ऑर्डिनेट ऑफ RA के ऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहला काम करना होगा, RA क्या आया है, W L माइनस एक्स अपॉन एल, ठीक है, ये आया है RA एट x पे देखोगे, अगर एट x मतलब क्या है, x की डिस्टेंस है। अब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 क्या होगा, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, x इक्वल टू 0 मीन्स the load is just acting upon support A। x की वैल्यू 0 होना मतलब क्या, x की वैल्यू 0 होना मतलब क्या हो गया कि लोड जो है कहाँ लग रहा है, लोड जस्ट एक्ट कर रहा है RA पे, मतलब सीधा A पर। जैसे अभी लोड W बढ़ते जा रहा है, इधर चला जाएगा, निकल जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे, इसके मतलब लोड कहाँ था, लोड अभी जस्ट A पर था। तो लोड अगर A पर रहा होगा तो RA की वैल्यू देख लिया जाए कि RA तब क्या रहा होगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे एट x इक्वल टू 0, RA इज इक्वल टू क्या हो गया, W इंटू एल माइनस 0 अपॉन एल।
तो क्या हो गया, ये यहाँ से हो गया W। तो आर ए की वैल्यू कितनी आई, आर ए की वैल्यू आ गई W। ठीक है, अब एट x इज इक्वल टू कितना, m पे, किसी हमने देख रहा है किसी m पे, जहां हमको चेक करना है किसी m पॉइंट पे, तो m पॉइंट पे क्या होगा, आर ए की वैल्यू होगा W L माइनस M बाई L, ये हो जाएगी। उसी तरह एट x इज इक्वल टू कितना, L पे चेक कर लो, मीन्स दैट इज एट B, दैट मीन लोड इज एक्टिंग एट B। तो यहाँ आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमने L रखा, तो यहाँ पे होगा W इंटू L माइनस L अपॉन L में, तो क्या होगा ये, L में से L गया जीरो बटे, तब टोटल हो गया जीरो, टोटल हो गया हमारा आर ए की वैल्यू जीरो आ गई। तो एक चीज आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जैसे ही W आर बी के ऊपर पहुंच जा रहा, मतलब सॉरी W जो है हमारा सपोर्ट ए बी पे पहुंच जा रहा है, सपोर्ट बी पे जब एक्ट करने लग रहा है W जब सपोर्ट बी पे एक्ट करने लग रहा है, तब हम देख रहे हैं कि आर ए की वैल्यू कितनी हो रही है, आर ए की वैल्यू जीरो हो जा रही है। और जब W जो है सपोर्ट ए पर था तो आर ए अपने मैक्सिमम वैल्यू पे था, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी आर ए की, W थी। और आर ए, और जब x मतलब जो लोड था वो लोड किसी m पॉइंट पे एक्ट कर रहा था, लोड किसी m पॉइंट पे एक्ट कर रहा था, तो आर ए की वैल्यू कितनी थी, W L माइनस M अपॉन L। तो हम इसी तरीके से आर ए के लिए हम एक ऑर्डिनेट प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर ए के लिए ऑर्डिनेट मैं इधर मिटा देता हूं इसको, यही मैं आर ए के लिए ऑर्डिनेट प्लॉट कर रहा हूं। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए W के रिस्पेक्ट में मैं बनाऊंगा कि W कहाँ एक्ट कर रहा है, ये है आर ए का ऑर्डिनेट, मैं लिख रहा हूं ऑर्डिनेट ऑफ आर ए विथ रिस्पेक्ट टू W acting at a distance x from A। अगर जो है हमारा W एक्ट कर रहा है x डिस्टेंस से A से x डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से जो ऑर्डिनेट हमारा आर ए का बनेगा, तो उस हिसाब से देखेंगे, जैसे ही अगर जैसे ही W A पर लग रहा है तब क्या हो रहा है, A पर W लग रहा है तब क्या हो रहा है, A पर W लग रहा है, मतलब कि x की वैल्यू जब जीरो होगी, जब x की वैल्यू जीरो, मतलब W यहाँ लगा तो आर ए की वैल्यू कितनी आई, आर ए की वैल्यू मैक्सिमम W तक आई है, यहाँ देख पा रहे होगे आर ए की वैल्यू W आ गई। उसके बाद देखोगे कि किसी x डिस्टेंस पे आर ए की वैल्यू कितनी आ रही है, किसी भी x डिस्टेंस पे जो आर ए की वैल्यू आ रही है W L माइनस एक्स अपॉन L, किसी x डिस्टेंस पे जो लगा है, जिस x पे वो लगा है, मतलब कि यहाँ लगा है, ठीक है, यहाँ पे। और किसी हमने m डिस्टेंस पे लिया था, वो कितना है, m डिस्टेंस पे आ रहा है, कितना आ रहा है, तो W L माइनस M अपॉन L। और b कितना हो रहा है, b पे ये हो रहा है जीरो। ये जो ऑर्डिनेट हमारा है, ये ऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑर्डिनेट है आर ए के लिए, और ये आर ए के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब W यहाँ A से B तो कहीं भी एक्ट करेगा तो आर ए का ऑर्डिनेट है। जैसे मानिए कि W एक्ट कर रहा है किसी M पे, W किसी M डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो आर ए का ये ऑर्डिनेट है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑर्डिनेट ऑफ आर ए का ये ऑर्डिनेट है तब जब W यहाँ आ जाए, W यहाँ आ जाए तब ऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, आर ए का ऑर्डिनेट, आर ए का ये बन जाएगा ये W। ठीक है, जैसे जैसे हमने यहाँ वैल्यू पुट किया है, वैसे वैसे मैं आर ए के लिए ऑर्डिनेट प्लॉट कर दिया।
अब इसी तरह से आपके लिए आपको आरबी के लिए ऑर्डिनेट प्लाट करना पड़ेगा, ठीक है। इस ऑर्डिनेट को देख के क्या लग रहा है कि आर ए की मैक्सिमम वैल्यू कब हो रही है, आर ए अपने मैक्सिमम उस पर कब आ रहा है, मैग्नीट्यूड पे। आर ए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पे तब आ रहा है जब लोड एक्ट कहाँ कर रहा है, ठीक ए के जस्ट नीचे। लोड, ये लोड की वेरिएशन है, लोड जैसे जैसे वेरी करेगा, मतलब ए से जैसे जैसे लोड दूर जाएगा वैसे वैसे आर ए की वैल्यू देख रहे हैं कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे जैसे लोड ए से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे जो आर ए का मैग्नीट्यूड है वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे लोड हमारा W आ गया कहाँ पे, B पे, W जैसे ही B पे आ रहा है वैसे ही हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आर ए का, ये आर ए का ही मैग्नीट्यूड है, आर ए का मैग्नीट्यूड हो गया 0, ठीक है ना, यहाँ 0 आ गया। तो ये आर ए का मैग्नीट्यूड है अलग अलग पॉइंट पे जब डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, ये हो गया हमारा। उसी तरह आरबी का मैग्नीट्यूड हम बनाते हैं। तो आरबी का जब मैग्नीट्यूड बना है तो उसको मैं मिटा रहा हूँ इधर से, फोटो खींच लो। तो हम अब क्या करेंगे कि आरबी का मैग्नीट्यूड बनाएंगे, आरबी का हम ऑर्डिनेट बनाएंगे। आरबी का फॉर प्लॉटिंग ऑर्डिनेट ऑफ आरबी। तो आरबी का पहले देख लिया जाए कितना था, आरबी की वैल्यू कितनी थी, आरबी की वैल्यू थी डब्ल्यू एक्स बाई एल, ये था। अब एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 क्या बताता है कि जब लोड जो है कहाँ लग रहा था, लोड लग रहा था हमारा 0 डिस्टेंस, एक्स मतलब 0 मतलब यहाँ पे लग रहा था ए पर, तब आरबी की वैल्यू चेक करते हैं कितनी होगी। तो आरबी की वैल्यू जो होगी W इंटू 0/L इज इक्वल टू 0। साफ पता चल रहा है कि जब x यहाँ एक्ट करेगा तो आरबी की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब आरबी पे कोई रिएक्शन डेवलप नहीं हो रहा। एट x इक्वल टू m, तो आरबी क्या होगा जब किसी m पे, जहां हम पता लगा रहे थे किसी m पॉइंट पे जहां x सेक्शन पे, तो वहां x WM/L होगा, ठीक है, WM/L होगा। एट x इक्वल टू L, x इक्वल टू L मतलब W कहाँ एक्ट कर रहा है, W किसी L डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। L डिस्टेंस कहाँ होगा, एट पॉइंट D पर, एट पॉइंट B पे। तो B पे देखेंगे आरबी की, जब B पे एक्ट करने लगेगा तो होना तो चाहिए W, आरबी की वैल्यू देखते हैं आता कि नहीं, W इंटू L/L, L से L कटा W। इसके मतलब जो है हमारा जब भी लोड L पे एक्ट करेगा, L डिस्टेंस पे, कहाँ से, A से L डिस्टेंस पे जब लोड एक्ट करेगा, मतलब कि B पे एक्ट करेगा, तो आरबी की इस मैक्सिमम वैल्यू होगी W। अब ऑर्डिनेट इसका प्लॉट करें, तो ऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, जब W एक्ट करेगा कहाँ, B पर, B है, ये A है, और ये आपका है 0। अब देखिए, अब W ऐसे एक्ट करते जा रहा है, W अगर यहाँ एक्ट करता तो ये ऑर्डिनेट हम यही लिख दे रहे हैं, कोई m है, कितना था WM/L, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डिनेट ऑफ आरबी, आरबी का ऑर्डिनेट है ये, आरबी की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ आरबी व्हेन द लोड इज एक्टिंग एट दैट पॉइंट। अगर यहाँ पे लोड एक्ट करता तो आरबी की वैल्यू कितनी आती, आरबी की वैल्यू आती WM/L। लोड यहाँ एक्ट करता था, लोड यहाँ एक्ट करता था, तब आरबी की वैल्यू कितनी आती 0। उसी तरह लोड यहाँ एक्ट करता था, लोड यहाँ एक्ट करता तो आरबी की वैल्यू कितनी आती है, आरबी की वैल्यू आती, ये डिस्टेंस जो भी हो जाता है ये आता, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेट है आरबी का, ये हो गया हमारा आर ए बी और आर ए का ऑर्डिनेट हमने बता दिया। अब जो है आपको निकालना है मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स और मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स कब होता है और मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कब आएगा, कितना आएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स और एब्सोल्यूट मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स कितना आएगा, ये हम कल के वीडियो में बताएंगे। वहाँ पे आप साइन कन्वेंशन का, जो हमने साइन कन्वेंशन आपको बताया, तो साइन कन्वेंशन का जो है यूज करके आपको आप लगा पाओगे पता कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स और मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कितना आएगा और कहाँ आएगा।
और उसका कैसे हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में हम उसको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।